गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को सुप्रभात, नमस्कार। केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपका स्वागत है। क्लास 11th के अंदर अपने पास यूनिट फर्स्ट चल रहा था, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो इसमें काफ़ी पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास के अंदर आपके विलयन में अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति के बारे में बात करेंगे। इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने आपको रस समीकरण मिति के बारे में बात बताई थी। तो आज अपने पास अपना जो टॉपिक रहेगा वो विलयन में रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या है, रस समीकरण मिति। ठीक है भाई, तो विलयन में रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति। ठीक है, रस समीकरण मिति के बारे में अपन लोग बात करेंगे। देखिए, अगर ध्यान हो, रस समीकरण मिति इस टाइप को व्यतिरिक्त, इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी। क्या बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक व उत्पाद के मध्य जो मात्रात्मक संबंध बताता है वो क्या होती है, रस समीकरण मिति होती है। ठीक है भाई, क्या कहा मैंने, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक व उत्पाद के मध्य जो मात्रात्मक संबंध बताए वो रस समीकरण मिति होती है। लेकिन यहाँ अपने को विलयन में रासायनिक अभिक्रियाओं की रस समीकरण मिति पढ़नी है, तो इसमें देखिए मैं आपको 2-3 डेफिनेशन है वो बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे सबसे पहली डेफिनेशन इसके अंदर जो पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है मोलरता। किसके बारे में बात करते हैं अपन लोग, मोलरता। देखिए ये 12th में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मोलरता क्या क्या परिभाषा है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। क्या परिभाषा होती है, 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं अपन लोग, मोलरता कहते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता के कहलाती है। अब देखिए, इस मोलरता का अगर अपन फॉर्मूला बताएं तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, मोलरता बराबर विलेय का भार ग्राम में। मोलरता बराबर क्या आ जाएगा, विलेय का भार किस में होना चाहिए, ग्राम में, बटा विलेय का अणुभार। विलेय का भार ग्राम में बटा क्या आ जाएगा आपके, विलेय का क्या आ जाएगा, अणुभार आपके आता है। विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में, इंटू विलयन का आयतन किस में आपके, लीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है भाई, विलयन का आयतन किसमें, लीटर में आपको लेना है। तो इस फॉर्मूले से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन। फिर से सुन लीजिए, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं अपन, मोलरता कहते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन लीटर। अब आपको बताऊं बेटे, इस फॉर्मूले पे 11th में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12th में भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इसको करवा देता हूँ। ठीक है ना, किस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक मोलरता पे कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे 5 ग्राम आपके NaOH को जल में घोला गया। कितने को, 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर का विलयन बनाया गया। क्या कहा मैंने, 5 ग्राम NaOH को इसमें घोलकर 500 मिलीलीटर जल में घोलकर, 500 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया। ठीक है ना भाई, या यूं कह सकते हैं 5 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 मिलीलीटर का विलयन बनाया गया है। तो उस विलयन की क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है। तो अब करना कैसे है, मुझे 3 चीजें चाहिए, विलेय का भार ग्राम में, विलेय का अणुभार, विलयन का आयतन लीटर में। अब देखो इस सवाल के अंदर सबसे पहले विलेय का भार कितना दिया है, मैंने पहले भी कहा था विलेय जिसे घोला जाता है और विलायक जिसमें घोला जाता है। ठीक है, तो इसमें विलेय कौन है, NaOH है। ठीक है भाई, तो विलेय का भार कितना हो गया, 5 ग्राम। ये विलेय का भार 5 ग्राम बटा विलेय का अणुभार। ठीक है, तो विलेय का अणुभार किसका, NaOH का अणुभार निकालना है। तो NaOH का अणुभार तो अपन सब जानते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Na का कितना वेट होता है, 23
प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना है 1, टोटल कितना हो गया अभी 40 ग्राम। कितना हो गया 40 ग्राम। तो ये बटा क्या आ गया 40 इंटू। अब देखिए जो विलियन बन रहा है वो 500 मिलीलीटर का बन रहा है, लेकिन मुझे आयतन किस में चाहिए लीटर में। तो अपन सभी जानते हैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये आपके 500 बटा 1000 करोगे ना तो 1000 कहाँ चले जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, ठीक है भाई। 1000 कहाँ चले जाएंगे ऊपर आपके चले जाते हैं। तो इस तरह से ये आपके अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 8080 तीनों जीरो आपके कट जाएंगे, ये आपके 5 बटा 500 क्या आ जाएगा 20, ठीक है ना भाई। इसे आगे हल करोगे तो भी आपके उत्तर आ जाएंगे। तो ये इस तरह से क्या ज्ञात होगी आपके मोलरता ज्ञात आपके हो जाती है, ठीक है भाई। तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है उसकी मोलरता कहलाती है। और फॉर्मूला याद रखना विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार इंटू विलियन का आयतन किस में होना चाहिए लीटर में। तो विलेय का भार कितना दिया 5 ग्राम दिया, ओके। विलेय का अणुभार आपके निकाल दिया कितना यार 40, विलियन का आयतन 500 मिलीलीटर में दिया हुआ है, अपने को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइडेड बाय 1000 करोगे 1000 ऊपर चले जाएंगे, कैलकुलेट करोगे तो आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये आपके पहला पोर्शन हो जाता है इसकी मोलरता, क्या हो जाता है मोलरता, ठीक है। उसके बाद दूसरा है नॉर्मलता। थोड़ा सा फर्क है, कुछ नहीं है आपके। दूसरा पोर्शन कौन सा आएगा नॉर्मलता आपके आएगा, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या है, सेकंड क्या बता रहा हूं इसमें नॉर्मलता। अब नॉर्मलता की परिभाषा 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या, ठीक है। अणुभार या वहां मोलों की संख्या की जगह क्या लेना है ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या क्या कहलाएगी आपके उसकी नॉर्मलता कहलाएगी, ठीक है। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या क्या कहलाएगी नॉर्मलता। तो 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या, ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या उसकी क्या कहलाती है नॉर्मलता कहलाती है। अरे कुछ नहीं बेटे, मोलरता और नॉर्मलता में फर्क यही है, मोलरता में मोलों की संख्या होती है और नॉर्मलता में ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या आपको मिलेगी, ठीक है भाई। अब फॉर्मूला क्या बनेगा नॉर्मलता का, ये नॉर्मलता का फॉर्मूला तो विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार की वजह क्या हो जाएगा तुल्यांक की भार, अणुभार की वजह क्या हो जाएगा तुल्यांक की भार और इनटू क्या है विलियन का आयतन किसमें लीटर के अंदर ज्ञात करना, ये क्या हो जाती है आपकी नॉर्मलता। तो दोनों में सिर्फ एक शब्द का फर्क होता है, उसमें मोलों की संख्या है, इसमें ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या है। अब इसमें सबसे नंबरिकल करेंगे ना उस समय अपने पास यहाँ एक दिक्कत आएगी इक्विवेलेंट वेट कैसे ज्ञात करते हैं। वैसे तो मैं आगे आपको बताऊंगा तुल्यांक की भार क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे निकालते हैं, लेकिन अभी ये क्वेश्चन दे रहा हूं आपके ध्यान से सुनिए। जैसे नॉर्मलता का अपने को कोई क्वेश्चन करना हो, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं 5 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर, इसमें घोल लिया आपने 5 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर, या ये काम करते हैं 9.8 ले लेते हैं, चलो 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर 5 लीटर का विलियन बनाया गया है। कितने का 5 लीटर का विलियन बनाया गया है। तो उस विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए उस विलियन की क्या ज्ञात कीजिए नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 9.8 ग्राम H2SO4 को जल में घोलकर कितने का 5 लीटर का विलियन बनाया है, तो उसकी आपको क्या ज्ञात करनी है नॉर्मलता। आ जाइए भाई, फॉर्मूला अपने सामने है, नॉर्मलता बराबर बोलो भाई विलेय का भार कितना दिया है 9.8, ये आपके 9.8 बटा। अब सबसे बड़ी बात है कि इसका तुल्यांक की भार कैसे ज्ञात करना। देखिए H2SO4 एक अम्ल है, ठीक है ना, तो अम्ल का तुल्यांक की भार ज्ञात करना, अभी बताऊंगा आगे फॉर्मूला। अम्ल का तुल्यांक की भार ज्ञात करना है तो अम्ल का तुल्यांक की भार के लिए फॉर्मूला होता है बेटे अम्ल का अणुभार बटा अम्ल की क्षारकता। क्या फॉर्मूला होता है अम्ल का अणुभार,
अम्ल का अणुभार बटा क्या होती है, अम्ल की क्या होती है, क्षारकता होती है। अम्ल की क्या होती है, क्षारकता के होती है, ठीक है ना। जैसे अब आपको इसका अणुभार निकालना है, तो अणुभार तो जैसे H2SO4 का अणुभार अम्ल H2SO4 है ना, इसका अणुभार आपके आएगा जैसे 2, 32 और 16 चौक 64, 98। या आपके निकाल लीजिए अणुभार पहले। चलो इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, फिर अपने इस फॉर्मूले के अंदर लिख देंगे। ये तुल्यांकी भार निकालना है। अम्ल का अणुभार, अम्ल का अणुभार मतलब H2SO4 का अणुभार आपको निकालना है, ठीक है। तो H2SO4 का अणुभार निकालोगे ना, तो हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 32, ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16, 16 चौक क्या हो जाएंगे 64, क्या हो जाएगा ये 16 चौक 64। और अम्ल की क्षारकता का मतलब होता है अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। तो इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं, ये आपके 2, तो कितने हो गए भी 4, 2, 6, 2, 8, ठीक है। और ये 6, 3, 9, ठीक है। और आपके ये 4, 2, 6, 8 और 3, 9, 98/2, तो ये आ जाएगा 49, क्या आ जाएगा 49। 64, 32 2 को जोड़ोगे कितने आ जाएंगे 98/2 गुण 50। तो इस अम्ल का तुल्यांकी भार कितना है अभी 49। बस अब हो गया सवाल। अब आपके फॉर्मूला भी मैंने बताया था, नॉर्मलता बराबर क्या था भाई, विलेय का भार ग्राम में, ये विलेय का भार ग्राम में 9.8 बटा विलेय का तुल्यांकी भार कितना आया है 49 इंटू विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन बताया था 5 लीटर, ये 5 लीटर में ही दिया हुआ है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। ये पॉइंट उड़ाओगे ये 0, ये 49 से 2 बार गया, ये 2/50, ठीक है। हल करोगे तो इसका जवाब आपके और आगे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस तुल्यांकी भार ज्ञात करना इसमें नॉर्मलता में जरूरी होता है। अभी और तुल्यांकी भार के फॉर्मूले बताऊंगा। तो अम्ल का तुल्यांकी भार ध्यान रखो, अम्ल का अणुभार बटा अम्ल की क्या होती है क्षारकता। यही पदार्थ की मात्रा दे रखी है, विलयन का आयतन आपको लीटर में ही दे रखा है, तुल्यांकी भार लगा के आपको उत्तर निकालना है, ठीक है भाई। तो ये कहलाती है नॉर्मलता, क्या कहलाती है नॉर्मलता। तो पहली बताइए आपको मोलरता, दूसरी नॉर्मलता, दोनों में सिर्फ एक शब्दों का फर्क है, मोलरता में मोलों की संख्या, नॉर्मलता में तुल्यांकी भारों की संख्या। इसके बाद एक चीज और है, कई बार मोल अंश या मोल बीन के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है भाई। मोल अंश या मोल बीन के बारे में भी थोड़ा आपको बता दूं। ये मोल अंश देखिए, मान लीजिए देखो किसी विलयन में 2 अवयव है ए और बी। पहले थोड़ा फॉर्मूले से इसकी परिभाषा बताऊंगा। 2 अवयव है ए और बी, मान लीजिए अवयव ए के मोल भिन्न है XA, अवयव बी की मोल भिन्न है XB, ठीक है। अवयव ए के मोल है मान लीजिए Na और अवयव बी के मोल है Nb। क्या क्या लिखा मैंने, किसी भी मिश्रण के अंदर 2 अवयव ए और बी मौजूद है, ठीक है। इस अवयव ए की मोल भिन्न कितनी है XA, बी की मोल भिन्न को क्या मान लिया XB, और ए के मोल कितने Na और बी के मोल क्या है Nb। तो देखिए अवयव ए की मोल भिन्न, अवयव ए की जो मोल भिन्न है या जो मोल अंश है वो XA बराबर क्या होगा Na/Na प्लस Nb, Na/Na+Nb। इसी तरह से अवयव B की जो मोल भिन्न आएगी वो XB बराबर क्या आ जाएगी भाई आपके NB/Na प्लस NB। अब देखो इससे इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी मिश्रण में उपस्थित उसके अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोल का जो अनुपात है वो उसकी क्या कहलाती है मोल भिन्न। फिर से सुनिए, किसी भी मिश्रण में उपस्थित अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल का जो अनुपात है ना वो क्या कहलाती है मोल भिन्न कहलाती है, ठीक है भाई। तो ये मोल भिन्न XA की निकालनी है, XA बराबर Na/Na+Nb, और XB बराबर निकालना है NB/Na+Nb। अब एक लाइन जो बता रहा हूँ वो आप हमेशा जिंदगी में याद रखना, बहुत काम आएगी 12th क्लास के अंदर, कि किसी भी मिश्रण में उपस्थित समस्त अवयवों की मूल भिन्नों का जो योग होता है ना वो हमेशा क्या होता है बेटे 1 होता है। ये लाइन याद रखना हमेशा, यानी XA प्लस XB बराबर हमेशा क्या होता है 1 होता है। किसी भी मिश्रण में उपस्थित
समस्त अवयवों की मूल भिन्नों का जो योग है वो हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक है ना, ये कंपटीशन में भी पूछी हुई बात है, कर सकते हो आप लोग। इसे जैसे समीकरण नंबर 1 देके इसे समीकरण नंबर 2 देके जोड़ लो तो आपका उत्तर क्या आएगा, एक ही आपके आएगा। तो ये कहलाता है भाई मूल अंश या मूल भिन्न अपन जिसे कह सकते हैं। तो देखिए आपको विलयन में आपके रासायनिक अभिक्रियाओं की जो रस समीकरण विधि थी उसमें कितने पॉइंट, 3 पॉइंट आपको बताए गए। आपको बताऊं 12th में जाओगे तो और बहुत से इसमें आपके मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है ना, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत खूब पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन अभी अकॉर्डिंग टू सिलेबस 3 बातें हैं, मोलरता, नॉर्मलता और मोल भिन्न या मोल अंश। ये लास्ट वाली जो लाइन बताई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन की लाइन पूछेंगे। ठीक है भाई, तो इन तीनों पे भी जैसे शुरू के 2 मोलरता नॉर्मलता पे तो आपको छोटे छोटे नंबरिकल भी बता दिए गए, तो उनको आप थोड़ा ढंग से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है ना, 12th में भी यही सेम चीजें आपको पढ़ाएंगे वापस। ठीक है, वापस ही मोलरता नॉर्मलता वगैरह पढ़ाई जाती है और ये प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिकल में भी इन पे वाइवा पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो अच्छी तरह से इस बातों को पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।